मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और स्टूडियो में दुष्यंत जी हमें इस वक्त ज्वाइन इन कर चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आपका भी स्वागत दुष्यंत जी। लेकिन पहला सवाल अरविंद सिंह जी आप ही से, क्योंकि अभी तक आप लोग बात करते थे कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल है, गुटबाजी है, सब कुछ है। अब अनिल विज ने दावा ठोक दिया, कह रहे अगली मुलाकात होगी तो सीएम आवास पर होगी और सीएम बना तो हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। आप कह रहे हैं नायब सिंह सैनी को बनाएंगे मुख्यमंत्री अगर आपकी सरकार बनती है तो। देखिए, अनिल विज जी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने 3 लाइन प्रयोग किया है। पहला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा, उन्होंने बोला है कि यदि पार्टी ने चाहा तो और वो सीएम हाउस में मुलाकात होगी। तो देखिए, वो अपनी इच्छा व्यक्त करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन एक लाइन और अरविंद जी, इसमें जनता चाहती है कि मैं सीएम बनूं और ये जनता वही है जो शायद आपकी पार्टी को जिताने या ना जिताने के लिए, फॉर इंस्टेंस अभी वोट करने के लिए निकली है। तो जनता चाहती है और ये कोई पहली बार नहीं है जब अनिल विज ने अपनी इस महत्वाकांक्षा को जाहिर किया हो। देखिए, उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा है, अनुशासित कार्यकर्ता हूं, पार्टी आदेशित करेगी तो मैं बन जाऊंगा। मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो काम किया है, जो विकास के लिए, जो सुशासन के लिए, उसके आधार पे जनता का सपोर्ट मिल रहा है। और आपने पहले का कांग्रेस का भी 10 साल देखा था, वो डिडरों का, भ्रष्टाचारियों का और दामाद के लिए काम करने वाली सरकार होती थी। रॉबर्ट वाड्रा को जमीनें पहले मिल जाती थी, उसके बाद उस एरिया का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाता था। आज भी उनके ऊपर केस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के विकास के लिए काम करती रही है और आगे करती रहेगी। कांग्रेस एक परिवार के लिए समर्पित रही है, डीलरों के लिए समर्पित रही है, भ्रष्टाचारियों के लिए समर्पित रही है। और एक लाइन और जोड़ूंगा, हमारे अभी पहले जो कांग्रेस के मित्र बैठे थे कह रहे थे कांग्रेस ने वादे किए हैं। देखिए, इनके वादे झूठ और लूट के वादे होते हैं। आप हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, वहां सरकार की क्या स्थिति है। वहां सरकार की इतनी खराब स्थिति हो गई है कि अपने कर्मचारियों को टाइम पे सैलरी भी नहीं दे पा रही है। और स्थिति अब यह है कि टॉयलेट पर तक टैक्स लगाना इनको पड़ रहा है। कर्नाटक का आपने देखा होगा, कर्नाटक के मंत्री कहते हैं कि विकास के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि जनता इनकी हकीकत। और हरियाणा पर अभी कितना कर्जा है अरविंद सिंह जी? देखिए, आप कर्जे का और संपत्ति का रेशियो में यदि दोनों की बात करूंगी कि जब पैसा उधर नहीं है, जब पैसा उधर नहीं है वायदे पूरे करने के लिए, तो उसको लेकर कांग्रेस से सवाल पूछे जाते हैं ना कि वायदा कर लिया, अब पैसा नहीं है, अब आप और कर्जा भी नहीं ले सकते। तो ऐसे तो हरियाणा पर भी बहुत कर्जा है ना। और अरविंद जी, क्योंकि आपने बात की कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, पार्टी कहेगी तो मैं सीएम बनूंगा, ये कह रहे हैं अनिल विज। लेकिन सर, पार्टी तो कह चुकी है ना कि नायब सिंह सैनी होंगे हमारा चेहरा, उससे इतर अनिल विज कुछ कह रहे हैं ना। संदीप जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। संदीप जी, आपके पास है कुमारी सैलजा जो बार बार अपने मन की इस इच्छा को जाहिर करती हैं, बताती हैं मैं कितनी सीनियर हूं और क्यों पार्टी उनको नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो जाहिर है कि ऐसे में अब बीजेपी में भी अनिल विज का चेहरा आ गया है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ती है, कोई एक चेहरा हमारे सामने नहीं होता है। रिजल्ट के बाद में विधायक और आला कमान फैसला करता है कि राज्य का चेहरा कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी में जो फुटोवल है वो आपके सामने है कि अनिल विज ने जब नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो मंत्रिमंडल में शपथ नहीं ली। और जिस तरीके से आज उनका बयान है, पार्टी तो आप का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नेतृत्व घोषित नहीं करते हैं। मैंने आपकी बात शांति से सुनी, आप भी प्लीज मेरी बात शांति से सुनिए। हरियाणा में आप नेतृत्व घोषित कर पाने की परिस्थिति में नहीं है, इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस हमेशा प्रदेश में जो चुनाव हुआ था वहां तो संयुक्त रूप से चुनाव लड़ती है। हमारा नेतृत्व कौन होगा? हमारी पार्टी में बहुत से नेता ऐसे हैं कि जो कदावर चेहरा है हरियाणा के, साथ ही अपने अपने रीजन के बड़े नेता हैं, जनमानस में उनका प्रभाव है। तो आने वाले टाइम के अंदर जो भी उचित व्यक्ति होगा, जिसको विधायक कहेंगे, बताइए ना कि उनका नेता कौन बनेगा। आपकी सरकार यदि बनती है, जो बनने वाली नहीं है, तो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? चुनाव के समय हरियाणा के जनता को जानने का अधिकार है। आपकी क्या मजबूरी है कि जनता को आप बता नहीं पा रहे हैं? जनता को जानना चाहिए कि उस प्रदेश को कौन चलाएगा। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर विधायक फैसला करेंगे, विधायक फैसला करेंगे कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। बड़ा झूठ इस देश में और क्या हो सकता है? 1946 में नेहरू चुने गए और आज 70-75 वर्षों बाद नेहरू खानदान का एकाधिकार है पार्टी पर, और आप कहते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है। सोनिया जी विधायकों की राय से सीएम चुना जाएगा, वो नेता हो जाता है पार्टी का, और आप कह रहे हैं लोकतांत्रिक पार्टी है।
क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की थी? कभी संविधान निर्माताओं विधायक फैसला करेंगे चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में कि हरियाणा का चेहरा कौन होगा और पार्टियां लूट और खसोट में व्यस्त हो जाएंगी। इसको लोकतंत्र नहीं कहते मित्र, ये लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। 47 में वही परिवार मुखिया होता था और आज भी 75 वर्षों बाद वही परिवार मुखिया है। ये लोग आप अपनी उपलब्धियों को बताने की कोशिश कीजिए। तरीका है। अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर कोई वादा पूरा नहीं, हम आपके माध्यम से अरविंद जी भी और संदीप जी, अरविंद जी और संदीप जी, आप लोग इस तरीके की, आप दोनों लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं जैसे आपकी पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कैसे आगे बढ़ती आई है और कैसे नहीं बढ़ती आई है ये जनता को पता नहीं है। आपके यहाँ पर पहले ही हुड्डा साहब हैं, सुनिए आखिरी बार वो कह रहे हैं कि मैं दो हाथ बीजेपी से करना चाहता हूँ, उनकी अपनी दावेदारी है। फिर उसके बाद आपके पास कुमारी सैलजाएं जो बार बार बयान देती हैं, उनके यहाँ चलिए अनिल विज ने दे दिया, मैंने उससे उनको लेकर सवाल पूछ लिया। लेकिन हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये सब दुहाइयां देना जनता के बीच में आप लोग क्या मैसेज संदीप चौधरी जी देते हैं? पार्टी में क्या तय नहीं हो सकता कि चेहरा कौन होगा? जनता को भी तो थोड़ी क्लैरिटी रखिए ना। देखिए मैडम, क्लैरिटी ये है कि कांग्रेस हरियाणा के विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से 10 साल में इन्होंने हरियाणा को पीछे धकेल दिया है, उसके विकास के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। और जिस तरीके से इन्होंने किसानों पे अत्याचार किए, गोलियां चलाई, आपने देखा होगा 750 किसानों के अरे तो फिर आपका भी तो, फिर आपको लेकर भी तो मिर्चपुर और गोहाना कांड का मुद्दा चुनावी मैदान में उठाया गया है ना साहब संदीप जी। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ठीक है आज संदीप जी, फिर बीजेपी भी आपके लिए मुद्दा उठा रही है ना, जैसे आप बीजेपी के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है संदीप जी, मैं आती हूं आपके पास। जॉनी लटवाल साहब हैं, जेजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। लटवाल साहब, बीजेपी के साथ आपने 4.5 साल तक गठबंधन किया और ये कहा जा रहा है कि आप जो अभी एंटी बीजेपी हैं वोटर, वो आपसे भी नाराज हैं और उसको लेकर जेजेपी जो किंग मेकर की भूमिका में रही पिछले चुनावों में भी ठीक ठाक प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन आपकी पार्टी की तरफ से किया गया, आप उसकी भरपाई, उस नाराजगी को दूर अभी तक नहीं कर पाए हैं, ऐसा है क्या? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और सभी अपने टीवी पैनलिस्ट को सादर नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपका, जो आपके चैनल ने इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया। रही बात हमारे पिछले 4.5 साल में बीजेपी की सरकार के साथ साझेदारी की, मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, हमारे जननायक जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने 4.5 साल सत्ता में भागीदारी दिखा के किसानों की अनेकों लड़ाई लड़ने का काम किया है। किसानों के ही नहीं, मैं कहूंगा कि किसान, कमेरे, मजदूर, युवा, महिला, शेड्यूल कास्ट के भाई और बैकवर्ड क्लास के भाई, सभी की लड़ाई लड़ने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि हरियाणा में 14 फसलें एमएसपी पर 48 घंटे के अंदर अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने खरीदने का काम किया है। उससे पहले की सरकारों में क्या होता था, मंडियों में किसानों को अपनी फसल की चौकीदारी करनी पड़ती थी, 2-2 दिन, 3-3 दिन, इवन 1-1 हफ्ता अपनी फसल पर लेट कर और बिकने का इंतजार करना पड़ता था। ये दुष्यंत चौटाला की सोच के परिणाम के स्वरूप ही ये हो पाया है कि 48 घंटे के अंदर। लटवाल साहब, अगर सोच इतनी मजबूत रही, सोच इतनी मजबूत रही तो 7 विधायक आपके पार्टी छोड़ के चले गए गठबंधन टूटने के बाद। वो आज इनके नेता की जमानत जब्त होने जा रही है, रहा होगा ये तो भविष्य बताएगा भाई साहब। आपकी पार्टी कहां स्टैंड करती है? पिछली बार 27 उम्मीदवारों की आपकी पार्टी के नेताओं की भी जमानत जब्त करने का काम किया था जनता ने। ये जनता का पार्टी आज सरकार बनाने जा रही है भाई, आपका फैसला नहीं चलेगा। निश्चित रूप से जननायक जनता पार्टी ने पिछली बार भी सरकार बनाई थी और अब की बार भी आप देखना, डेफिनेटली दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में और आजाद समाज पार्टी के साथ हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से हम किसान और कमेरे की लड़ाई को लड़कर चंडीगढ़ में हम फतह करेंगे। ठीक है, सर्वेश जी भी मेरे साथ हैं, दुष्यंत नागर जी भी हैं, मेरे साथ युवराज पोखराना साहब भी हैं। सर्वेश पाठक जी, आपके पास आते हुए, क्यों मैं अब प्रवक्ताओं को जब सुन रही हूं ऐसा लग रहा है कि कन्विंसिंग नहीं है प्रवक्ता, इन द सेंस कि आपकी पार्टी में जो कुछ हो रहा है आप उसको जनता के सामने ठीक तरीके से रख नहीं पा रहे कि आपकी पार्टी में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर चाहे आप कांग्रेस की बात ले लीजिए, बीजेपी की बात ले लीजिए या जेजेपी की बात कर लीजिए, तो जनता क्या सोचकर फिर वोट करने के लिए निकलेगी आज जब क्लैरिटी नहीं है किसी भी पार्टी को लेकर? वादों को इतर कर देते हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी कमियां हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं पूर्णिमा जी कि हर पार्टी में अपनी अपनी कमियां हैं। बीजेपी का 10 साल का अगर शासन रहा है तो वहाँ पे उसे अभी एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ रहा है, और वो उसका खामियाजा हमने लोकसभा चुनाव में देखा था। बीजेपी जहां 10/10 लेके आ रही थी 2014-2019 में, वहां 50-50 हो गया। तो यहाँ पे बीजेपी के लिए बिल्कुल केक वॉक नहीं है, कांग्रेस एक मजबूत फाइट दे रही है। अब अगर हम वोट प्रतिशत और ये देखें 2019 का अगर हम आंकलन करें तो उस समय बीजेपी 40 सीट लाई, लेकिन 2014 के मुकाबले उसके वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई थी। 36-37% के आसपास उसके पास वोट शेयर था। वहीं कांग्रेस के भी वोट शेयर में कहिए 2004 के मुकाबले वृद्धि हुई है। लेकिन जो जेजेपी की बात है, लेकिन 19 में साहब अग्निवीर मुद्दा नहीं था ना, 19 में किसान नाराजगी का मुद्दा नहीं था ना, 19 में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मुद्दा नहीं था ना। मुद्दा कब था? 2024 के लोकसभा चुनावों में, और उसका इंपैक्ट दिखा है वहां पर। देखिए पूर्णिमा जी, किसानों का मुद्दा हो, किसान देखिए, किसान अगर वो किसान कानून आता, मैं बार बार कहता हूं, तो वो किसान आज फल फूल रहे होते। वो जो एक ही धरा उस मुद्दे से जुड़ा हुआ था, और अभी भी वो जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो एक ही धरा हो रहा। पूरे भारतवर्ष के किसान को देखिए वो कर रहे हैं कि नहीं। इसी हरियाणा ने आखिर इस सरकार ने 23 फसल को एमएसपी पे खरीदने की गारंटी दी है कि नहीं। अब कांग्रेस जब केंद्र में थी या राज्य में थी, हरियाणा में, उस समय का उठा के देख लीजिए कि कितने फसल एमएसपी पे वो खरीदती थी और कितने क्विंटल फसल किसानों से लेती थी। और आज का आंकड़ा उठा के देख ले, कांग्रेस प्रवक्ता बता दे कि आज कितने फसल जो है वो एमएसपी पे हरियाणा के किसान से, पंजाब के किसान से खरीदी जा रही है। तो इस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। रही बात पहलवानों का मुद्दा, वो महिलाओं पहलवान का, वो एक सिंगल अलग मुद्दा है। ये पूरे राज्य के उस पे कतई मैं नहीं समझता कि वो असर डाल सकता है। अब आप देखिए ना, उस पहलवान ने इतना तक कह दिया, जिसके लिए भारत सरकार ने करोड़ों रुपया खर्चा किया, ट्रेनिंग से लेके वो हर खिलाड़ी पे खर्चा करता है, क्योंकि वो खिलाड़ी बाद में आगे कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो खिलाड़ी है, खर्चा करना है देश का। तो ये तो बताने जैसी भी बात बताने नहीं है, ये तो जैसी करना बात ही ये पड़ेगा है कि खिलाड़ियों बाद के में लिए। आप तरह की कह बात रहे कर हो रहे हैं दर्शकों के सामने जो नीता अंबानी कुछ नहीं कर पाई। अरे ये भारत देश है कि 100 ग्राम कम हो गया लड़ाई तो लड़ रही आपका है, वो कर दिया बेटियां जाता। जाके देश के नाम के मुद्दा लिए ये जाके लड़ाई लड़ रही है है। कि जनता को भ्रमित किया गया है। अगर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो बीजेपी अपने काम को गिना के, और आज फैसला हो रहा आई है। और रही बात कांग्रेस की, जेजेपी, हाँ जेजेपी 4.5 साल से रही शासन में, आखिर ऐसा क्या हो गया जो जेजेपी को हटा दिया बीजेपी ने, तो ये भी एक मुद्दा है। लेकिन जो जेजेपी को कम आंक रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो भूल कर रहे हैं। और रही बात वो उनका गठबंधन आजाद समाज पार्टी जो भी पार्टी है वो उनसे, मैं नहीं समझता कि वो कोई बहुत बड़ा वो गेम खेल पाएंगे, क्योंकि हरियाणा में 80 सीट जो है 17 सीट है, और वहां पे मायावती की भी पार्टी है, और आजाद समाजवादी जो पार्टी है वो उसका देखिए क्या वर्चस्व है। एक अपना सीट यूपी में इतने संघर्ष के बाद इस बार वो लोकसभा का जीत पाया है, और वोट परसेंट कितना ले पाया है। तो वो बस अपना फुट कहते हैं ना विस्तार करने के लिए हरियाणा चला गया, जेजेपी से गठबंधन हो गया, उसका मैं कहीं भी कोई प्रभाव नहीं देख रहा। दुष्यंत जी के पास आने से पहले दुष्यंत जी आपके पास आते हुए, जो सर्वेश जी ने कहा आप उससे अग्री करते हैं, और जाहिर है कि उसके अपने काउंटर्स भी है ना। हर एक पार्टी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है, उसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ऐसा लगता है उसी एंटी इनकम्बेंसी के सहारे है। जेजेपी मन में तय करके बैठी है कि हम अभी भी वही किंग मेकर की भूमिका में होंगे, यानी हम ये तय करेंगे हमें किसके साथ जाना है। क्लियर इंडिकेशन क्या हंग असेंबली का लगता है आपको? जी बिल्कुल भी हंग असेंबली का कोई चांस नहीं है। और जैसा हमारे साथी ने कहा कि 23 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम किया है। मैं समझता हूँ अभी घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पूर्व। 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी की जो खट्टर साहब लेड गवर्नमेंट थी, उसने किसानों को सिर्फ दबाने का काम किया, किसानों को दिल्ली तक नहीं आने दिया। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अभी भाजपा मेकओवर कर रही है, नया मुख्यमंत्री, नया चेहरा, नए मुद्दे। तो ऐसा नहीं है, लोग भूल नहीं जाएंगे। यही हरियाणा का किसान था जो दिल्ली के चारों तरफ बैठा रहा, जिसमें से कई लोग बिछड़ गए, उनकी मौतें हो गई, 11 महीने से ज़्यादा का समय लगा उसका संज्ञान लेने में केंद्र के सरकार को। वो किसानों के कानून वापस हुए। आप कह रहे हैं
कि वो किसानों के हित में कानून है, फिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हार रही हैं लगातार उन राज्यों से जो कृषि बाहुल्य राज्य हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां का किसान खड़ा होके आवाज उठाता है, कुछ किसान ऐसे हैं जो साइलेंटली वोट करते हैं। हरियाणा का किसान देश को संदेश देता है। हरियाणा की राजनीति, किसान राजनीति से देश के किसानों का नैरेटिव सेट होता है। बड़ा फैसला आएगा और जो देश की आने वाली राजनीति को प्रभावित लेकिन इसके करेगा। साथ साथ ये वही किसान है जो केस वापसी की मांग को लेकर भी अड़े हुए हैं, जो जाहिर है अपने आप में एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन कुछ चीजों को लेकर नजर आता है। युवराज पोखराना साहब, आप भी मेरे साथ हैं सर। 30 सेकंड में मैं चाहूंगी कि आप अपना एक कॉमेंट दे दें, मुझे फिर ब्रेक के लिए जाना होगा। जल्दी से आपको क्या समझ में आ रहा है हरियाणा चुनावों को लेकर, पोखराना साहब? पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि 2024 के परिणामों से हमने एक बात सीखी, तो वो ये कि परसेप्शन और रियलिटी के बीच में जो भेद है वो जनता समझ चुकी है, और परिणाम जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया के इतर आएगा। और मुझे लगता है बीजेपी कांग्रेस के साथ ये त्रिशंकु मुकाबला होगा। इंडिपेंडेंट निर्दलीय दावेदारों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, और ये परिणाम आपने हमने किसी ने सोचा नहीं होगा। तो कांग्रेस इतनी आश्वस्त ना हो कि वो सरकार बना रही है। ठीक है,